नाजरीन आदाब, ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की आज होगी मुलाकात। दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। कतर के शेख भारत के 2 रोज़ा दौरे पर भारत में हैं मौजूद। ज्ञानेश कुमार मुल्क के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। वो मौजूदा CEO राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो आज हो रहे हैं सुबुकदोश। डॉक्टर विवेक जोशी बने नए इलेक्शन कमिश्नर। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब की तैयारियां जोरों पर। रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा आज साथी लीडरों के साथ रामलीला मैदान पर तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली के वजीर आला के नाम का कल होगा ऐलान। रूस और यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की कोशिशें शुरू। बातचीत के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आला अमरीकी और रूसी सिफारतकार करेंगे मुलाकात। और अब खबरें तफसील से। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, जो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, आज उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के दरमियान आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दो तरफ़ा मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने का इम्कान है। इसके बाद MOUs का तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर के अमीर सदर जमहूरिया मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अमीर कतर का 2 रोज़ा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेगा। कतर के अमीर के साथ वज़रा, आला हुक्काम और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द भी होगा। शेख तमीम बिन हमद अल सानी वज़ीर आज़म मोदी की दावत पर भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं। कल शाम हवाई अड्डे पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। फ़नकारों ने अमीर कतर और उनके वफ़द का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। कतर के अमीर का यह भारत का दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2015 में भारत आए थे। भारत और कतर के दरमियान दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर में मुकीम भारतीय बरादरी इस मुल्क का सबसे बड़ा तारिकीन वतन ग्रुप है और कतर की तरक्की में भारतीय लोगों का काफ़ी अहम रोल रहा है। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। बाद में जयशंकर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मिलने का एजाज़ हासिल हुआ, जो नई दिल्ली के सरकारी दौरे पर थे। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने में उनकी रहनुमाई की तारीफ़ की और उम्मीद ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2 इलेक्शन कमिश्नरों के नामों को मंजूरी दे दी है। मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम को हरी झंडी मिल गई है। इसके मुताबिक ज्ञानेश कुमार अब मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो आज इस ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1988 बैच के केरला कैडर के अफसर ज्ञानेश कुमार इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो कल चार्ज संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार पार्लिमानी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। डॉक्टर विवेक जोशी को नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अफसर हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दोनों इलेक्शन कमिश्नरों का तकर्रुर किया है। और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के आज 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए 2016 में शुरू की गई ये स्कीम कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात के ख़िलाफ़ किसानों की फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये स्कीम न सिर्फ किसानों की आमदनी को मुस्तहकम करती है, बल्कि उन्हें नए तरीक़े अपनाने की तरग़ीब भी देती है।
इसका मकसद कुदरती आफात जैसे ज़ालाबारी, खुश्क साली, सैलाब, तूफ़ान, गैर मौसमी बारिशों, बीमारियों और कीड़ों के हमले वगैरह की वजह से फसलों के नुकसान से दो चार किसानों को माली मदद फराहम करना है। स्कीम की कामयाबी और सलाहियत के पेश निगाह जनवरी 2025 में मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 69,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कुल बजट के साथ साल 2025-26 तक मौसम पर मबनी फसलों की बीमा स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 का इनेकाद किया गया। ये भारत टेक्स का दूसरा एडिशन था जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइशों में से एक है। ये मेगा इवेंट ने टेक्सटाइल के शोबे में आलमी सतह पर भारत की एक अलग शनाख्त कायम की है। पेश है हमारे निगार अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में भारत की कई कंपनियों ने सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्सटाइल का भी प्रदर्शन किया। साथ ही भारत के जो परंपरागत हथकरघा और हैंडलूम है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। भारत की कोशिश है कि विकास के साथ विरासत को भी आगे ले जाया जाए। खाम माल से लेकर हैंडलूम और आला दर्जे की फैशन टेक्नोलॉजी तक भारत टेक्स 2025 भारत की कपड़ा सनत की एक अजीम शान और वसी नुमाइश थी। कारोबार पर अपनी बुनियादी तवज्जो के साथ उसने माहौल दोस्त इख्तरात और जिम्मेदाराना सोर्सिंग के साथ आलमी कपड़े की तजारत को नई जहतें अता की। इंडिया टॉप 5 में आता है जब फैब्रिक का नाम आता है, और ये आज से नहीं है, ये सदियों से है। हमारा सिर्फ जो हम मिस कर जा रहे हैं वो है उस फैब्रिक को आगे गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। 5,000 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान और 120 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत के साथ भारत टेक्स 2025 ख्यालात और कारोबार का एक मजमुआ था। 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलर्स की एक तंजीम के ज़ेरे एहतमाम और कपड़े की वजारत के ताउन से इस तकरीब में फ़ाइबर की पैदावार से लेकर फैशन, घरेलू सजावट और जदीद तरीन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ की नुमाइश की गई। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसमें यह है कि एक जो फैशन वाला गारमेंट वाला है उसके सप्लायर भी यहाँ पे हैं, उसके बायर भी यहाँ पे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ दिस भारत टेक्स। तो ये पूरा टेक्सटाइल का एक इकोसिस्टम सारा एक छत के नीचे है, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर कैन हैपन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत टेक्स 2025 में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वहाँ लगाई गई एक नुमाइश का भी दौरा किया। भारत टेक्स 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता दहाई में कपड़े की सनत में तेज़ी से तरक्की देखी है, इसे दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाना होगा। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। इस साल की थीम रेजिलेंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी रखा गया था। 70 सेशंस, CEO राउंड टेबल्स और B2B मीटिंगों के साथ यहाँ भारत की कपड़ा सनत को आलमी सतह पर एक नई पहचान मिली है, जिसे गैर मुल्की मंदूबीन ने भी सराहा है। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। लास्ट ईयर्स के दौरान हमने जो कंट्रीज़ के मेहमान और बायर्स को इनवाइट किया था, उससे ये बार हमने कई और नए देशों से भी मेहमानों को और बायरों को इनवाइट किया और वो लोग आए। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़े की सनत का सबसे बड़ा मौका है। भारत टेक्स 2025 खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत तक टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन को एक जगह जमा करता है, जिसकी वजह से भारत की कपड़े की सनत को न सिर्फ एक नई शनाख्त मिली है, बल्कि इस शोबे में तरक्की के नए इम्कानात भी पैदा हुए हैं। 4 दिन तक चले टेक्सटाइल सेक्टर के इस महाकुंभ में दुनिया ने भारत की टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ती हुई ग्रोथ और टेक्निक को काफ़ी करीब से देखा है। यहाँ पर कई सेशन हुए जिसमें कि B2B मीटिंग और कई सत्र आयोजित किए जिसमें कि तमाम टेक्सटाइल सेक्टर के दिग्गज एक साथ
शामिल हुए। कई कंपनियों के सीईओ ने यहाँ पर बैठकें की और कई बिजनेस डील्स भी यहाँ पर हुई। उम्मीद है कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत आने वाले समय में सिरमौर बनेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास का आगाज़ गवर्नर आनंदीबेन पटेल के खिताब से होगा। इसके साथ ही रियासत का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। ऐवान के इजलास से पहले असेंबली स्पीकर सतीश महाना की सदारत में कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम सियासी जमातों से कहा कि वो इजलास की कार्रवाई को आसानी से चलाने में ताउन करें। जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सेशन के दौरान ऐवान में अवामी मफाद के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन कई मसाइल पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बना रही है। दिल्ली हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब एक बार फिर तारीखी रामलीला मैदान में होगी। इस बार बीजेपी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियों के तहत दिल्ली हुकूमत और एमसीडी ने ग्राउंड को सजाने का काम शुरू कर दिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला और उनकी काबीना के साथ ही 20 फरवरी को यहाँ मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ लेंगे। आज बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई लीडर हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग 19 फरवरी को दिल्ली में होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम का नाम फाइनल किया जाएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आम आदमी पार्टी को एक दहाई के बाद इख्तिदार से बेदखल करते हुए 2/3 अक्सरियत हासिल की है। जब से नताइज सामने आए हैं, दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। 27 वर्ष बाद बीजेपी की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है, लिहाजा रामलीला मैदान को चुना गया है भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता मौजूद रहेगी। इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है। तमाम वीवीआईपी मौजूद होंगे और मौजूद होगी दिल्ली की जनता। तो भले ही अभी सस्पेंस बरकरार है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब पेश हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से मुताल्लिक खबरें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले का 37वां दिन है। महाकुंभ में संगम किनारे स्नान करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महाकुंभ में स्नान करने वालों की तादाद 54 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। पीर को तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाकुंभ में अक़ीदतमंदों की मुसलसल बढ़ती तादाद और वहाँ के शानदार इंतजामात भी लोगों को खुश कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ को भारत की अक़ीदत और इत्तेहाद की अलामत करार दे रहे हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में हर खास व आम के स्नान का सिलसिला जारी है। मेहनत व रोजगार और नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संगम किनारे पहुंचकर स्नान किया। इस दौरान उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ संगम किनारे पर पूजा भी की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मालूमात शेयर करते हुए मरकजी वजीर ने लिखा, मुझे अक़ीदत के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का शरफ हासिल हुआ। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्नान करते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की।
राष्ट्रीय परशुराम परिषद के बानी और उत्तर प्रदेश के वजीर मेहनत सुनील भल्ला ने प्रयागराज महाकुंभ को अजीमुश्शान करार दिया है। उन्होंने महाकुंभ से मुतालिक तमाम अफराद को इतने बड़े इनेकाद के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने महाकुंभ को लोगों के अकीदे की अलामत करार दिया। महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत दिव्य कृपा हम सब पर है और कुंभ में जो आज लगभग 50 करोड़ परिवार के लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है मां गंगा के इस तट पर, जो 144 साल बाद ये दिव्य कुंभ जो आया है हमारे सनातन हिंदुओं की भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप, तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत है और श्रद्धालुओं का जिस प्रकार का एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि जो 200 किलोमीटर जाम में झेल करके भी और यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने के लिए उसकी आस्था का ये एक बड़ा प्रतीक और एक संदेश है। वो जरा सा भी इस पर तनिक भी ना तो उसकी घबराहट है, ना वो विचलित हो रहा है और वो अपने आस्था को लेकर के महादेव जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आ रहा है। और बीजेपी प्रयागराज महाकुंभ पर आरजेडी लीडर लालू प्रसाद के बयान पर मुसलसल तनकीद कर रही है। माही परवरी, मवेशी परवरी, डेयरी और पंचायती राज के वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, कुंभ विरोधी बयान दे करके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हरियाणा हुकूमत में यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर गौरव गौतम ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है, इंतखाबात में सनातन की तौहीन करने वालों को अवाम सबक सिखाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमेशा सनातन संस्कृति को, सनातन को टारगेट करता है। मुझे लगता है कि सनातन के लोग उनको हर बार चुनावी रूप से जवाब देते हैं और ये संगम दुनिया इसको देखने के लिए आ रही है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस युग में पैदा हुए हैं। और संगम के किनारे पानी में योगा की मश्क। जी हाँ, महाकुंभ के इलाके में अकीदतमंद न सिर्फ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं बल्कि योगा के मुख्तलिफ जहतों से भी वाकिफ हो रहे हैं। योगी ऐसे ही एक योगाचार्य हैं जो महाकुंभ में बच्चों को योगा की तरबियत देकर सेहतमंद रहने की तरगीब दे रहे हैं। इन बच्चों और नौजवानों को योगा के ज़रिए मुनशियात से पाक ज़िंदगी की तरबियत दे रहे हैं। हमारे साथी आशुतोष शुक्ला ने अपनी योगा की तरबियत और पानी में शीर्षासन की वजाहत की। सनातन धर्म में आस्था के विविध रूप हैं। इन आस्था में केवल संगम में स्नान ही नहीं है बल्कि मोक्ष प्राप्ति या जीवन को शुद्धता के साथ जीने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। वो नागा पंथ है, अघोर पंथ है, तमाम तरह के इसमें शैव, वैष्णव। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से योग का प्रचलन हुआ है शरीर को निरोगी रखने के लिए, उस योग का यहाँ पर आप प्रयोग देख सकते हैं। किस तरह से संगम तट पर लोगों को योग के विविध आयाम जो है सिखाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों को जो आगे की पीढ़ी का भविष्य है, देश का भविष्य है, जो अस्पताल और दवाओं से मुक्त होकर के योग में विश्वास रखते हैं। और निस्संदेह यह योग जो है लोगों को निरोगी बनाता है। हमारे साथ यहाँ पर शीर्षासन की मुद्रा में है योगी कोमलेश्वर जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यह योग का कौन सा रूप है और योग के किन रूपों का ये प्रयोग करते हैं। कोमलेश्वर जी महाराज, योग को लेकर के क्या आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से योग करते हैं, क्या कुछ है बताएंगे। देखिए सर, योग आज के समय में सभी की आवश्यकता है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, योगी हमारे गुरुदेव ने हमें नाम दिया है। हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक, बड़े बुजुर्गों तक योग का संदेश देंगे ताकि वो नशे से न जुड़कर योग का नशे से जुड़ जाए। योग का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ जाए कि वे योगमय जीवन जिए। प्रथम योगी कहा गया है भगवान शंकर को। शंकर की जटाओं से गंगा निकलती हैं और वही गंगा आज मोक्षदायिनी होकर के संपूर्ण भारत, संपूर्ण दुनिया को संदेश दे रही है।
दिनेश कुमार सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो नाजरीन, ये थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से मुताल्लिक़ खबरें। और आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ के। उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे काशी तमिल संगम के तीसरे एडिशन के एक हिस्से के तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस, वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से 24 फरवरी तक वाराणसी के नमो घाट पर एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इस नुमाइश में महर्षि अगस्त्य और जुनूबी हिंद के बाबाओं, संतों, समाजी मसलहों, साइंसदानों और मशहूर शख्सियात से मुताल्लिक़ मालूमात को तफसील से पेश किया गया है। इसके साथ लोगों को तस्वीरों के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के नए क़वानीन और स्कीमों के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में अगस्त एवं विकसित भारत विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से निश्चित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में जहां अगस्त के बारे में जानकारी दी गई है, तमिलनाडु के सामाजिक सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और विकसित भारत जो भारत सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उस पर चित्रों के माध्यम से और संक्षिप्त रूप में उन योजनाओं के विवरण के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। और दिल्ली से लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के मुलजिमीन की आज भी NIA को तलाश है। 18 साल कबल आज ही के दिन 18 फरवरी 2007 को इस ट्रेन में 2 बम धमाके हुए थे। जनरल डिब्बों में हुए इन धमाकों में कुल 68 अफराद मारे गए थे। NIA ने धमाका केस में कई अफराद को गिरफ्तार किया। 2019 में समझौता ट्रेन धमाका केस के 4 मुलजिमीन असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को पंचकुला की खुसूसी NIA अदालत ने बरी कर दिया था, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें साजिश केस में मुलजिम बनाया था। इस मामले में कुछ मुलजिम अब भी मफरूर हैं, जिनकी NIA तलाश कर रही है। और नाजरीन, अब पेश हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले रोज़नामा इनकलाब की। इन्होंने अपने सफ़े अव्वल की सुर्खी बनाई है कतर के अमीर के भारत दौरे के ताल्लुक़ से कि वज़ीर आज़म ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमीर कतर का वालिहाना इस्तकबाल किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। और नज़र डालते हैं दूसरी खबर पर। रोज़नामा सहारा की सफ़े अव्वल की खबर है कि जयशंकर ओमान में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने इतवार को ओमान में 8वीं बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ हिंद ओमान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। और अब अगली खबर सफ़ा अव्वल की अहम खबर है राष्ट्रीय सहारा की कि चीन के हवाले से पित्रोदा के बयान पर बीजेपी बरहम। बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने वजाहत तलब की। अपोजिशन पार्टी ने ओवरसीज़ कांग्रेस के सदर के बयान से खुद को अलग किया। और नज़र डालते हैं अगली खबर पर। ये इनकलाब से है, बैनुल अक़वामी सफ़े की अहम खबर है, जिसकी सुर्खी है एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल को ईरान की सख्त वार्निंग। ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अमेरिका और इसराइल के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो हर कीमत पर अपने जौहरी दिफा को बरकरार रखेगा और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। और इसी में आगे खबर है ईरान और लबनान परवाज़ों की बहाली के लिए रजामंदी। और ये राष्ट्रीय सहारा की एक और ख़बर के बैनुल अक़वामी ख़बरों में गज़ा जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी का इशारा। गज़ा से फ़िलिस्तीनियों को मुंतकिल करने पर याहू बज़िद ख़ित्ते के मुस्तक़बिल के लिए वाहिद काबिल अमल मंसूबा करार दिया।
तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात की कुछ अहम सुर्खियाँ। और बढ़ते हैं अब बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ। कनाडा के टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 18 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तैयारे में 80 अफराद सवार थे। हवाई अड्डे की जानिब से एक्स पर दी गई मालूमात में कहा गया है कि तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज हैं। तैयारा गिरने की तहकीकात जारी हैं, लेकिन इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक तैयारा ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ। कनाडा की मौसमियाती सर्विस के मुताबिक हवाई अड्डे पर बर्फबारी हो रही थी और 51 किलोमीटर फ़ी घंटा से 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। दर्जा हरारत -8.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के सिलसिले में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के एक अहम मकाम बन सकता है। आज अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा यहाँ मिलकर अमन मुज़ाकरात का खाका तैयार करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनके रूसी हममनसब सरगई लारोव भी रात गए रियाद पहुँच गए हैं। इस मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमेरिका रूस ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। ये बातचीत रूसी और अमरीकी हुकाम के दरमियान बरसों बाद पहली आला सतही बातचीत होगी। रियाद इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो की क़यादत में आने वाले वफ़द में कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्टर और ट्रंप के मगरबी एशिया के एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे, जबकि रूसी वफ़द की क़यादत लारोव करेंगे और इसमें प्यूटिन के मुशीर पुरी ओशाकोव और दीगर आला हुकाम शामिल होंगे। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर रियाद मुलाकात के नताइज मुस्बत रहे तो मुस्तक़बिल करीब में ट्रंप और पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात हो सकती है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने कहा कि यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन और यूरोप के नुमाइंदों को भी शामिल किया जा सकता है। और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।